चलो भाई शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम we will be swapping some questions regarding radioactivity today. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस बात से. An atom of phosphorus is composed of 15 electrons, 17 neutrons and 15 protons. For this atom state the proton number and the nucleon number. Pretty easy stuff, no big deal. आपको पता है proton number is the number of protons, तो आपका आंसर 15 ही होगा. Nucleon number is the sum of protons and neutrons, that's like 15 and 17 combined makes it 32. तो ये आपके पास मास नंबर हो गया. Can this phosphorus atom is radioactive as it decays to an atom of sulfur. It emits a beta particle. Write a nuclear equation for this decay. You guys would remember कि भाई phosphorus over here it's 1532. It emits a beta particle. Beta का symbol ये होता है 0 -1. Proton number इसका -1 आप लिखा करते हो. Plus you have sulfur. ठीक है, so you have a sulfur particle. अब बीटा पार्टिकल में अगर आपको याद हो तो आपको हम सिखाते थे कि भाई बीटा पार्टिकल के एमिशन पे प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है क्योंकि इट्स अ न्यूट्रॉन दैट स्प्लिट्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. तो आपके पास एक न्यूट्रॉन नंबर एक प्रोटॉन नंबर में इजाफा होता है. और नहीं भी याद हो तो आप माइनस करके निकाल सकते हो कि 15 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस विल बिकम 16. और आपके पास जो मास नंबर है वो है 32. ये दो हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे. तो वी हैव that produce the beta particle as sulfur atoms. Can you explain what is meant by beta particle? मास नंबर तो खैर चेंज नहीं होता था, ये भी आपको याद होगा क्योंकि एक न्यूट्रॉन अगर स्प्लिट होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तो न्यूट्रॉन खत्म हुआ और प्रोटॉन बन गया, तो टोटल मास तो वही रहा आपके पास. अब कहता है व्हाट इज मेंट बाय बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल क्या होता है? तो आप बीटा पार्टिकल के बारे में बताते थे कि भाई इट्स अ रेडियो एक्टिव रेडिएशन in the form of a fast moving electron emitted from the nucleus. 2 मार्क का था ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा elaborate करते हुए लिखा. Radioactive radiation in the form of a fast moving electron emitted from the nucleus. उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि भाई a sample of radioactive material contains many of these phosphorus atoms. Describe an experiment to investigate whether the sample emits only beta particles. And you may draw a diagram to be included, maybe included. आपको एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना है ये चेक करने के लिए कि आपके सैंपल में से क्या सिर्फ बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं. तो देखो याद रखना इस चीज को चेक करने के लिए कि रेडिएशन कौन से टाइप की एमिट होती है, हमारे पास मेरे बच्चों 2 टेक्निक्स होती है. एक टेक्निक हमारी है डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर की, जिससे बहुत इजीली फिगर आउट हो जाता है कि आपके पास सिर्फ अल्फा एमिट हो रहा है या सिर्फ बीटा या सिर्फ गामा या कौन कौन सी रेडिएशन. क्योंकि जो ट्रैक्स बनते हैं हमारे पास, these tracks basically help us to identify the type of radiation. आप सजेशन के तौर पे लिख सकते हो कि भाई place a radioactive sample in a diffusion cloud chamber. If long wavy or long curvy tracks are produced like this, कहाँ गया हमारा ये? If long and curvy tracks are produced, this means only beta particles are emitted. ठीक है, this means only beta particles are emitted. And if there's a combination of different tracks, तो उसका मतलब ये है कि बीटा एंड गामा both are emitted. So that is how you can actually conclude. This is one way of doing it. कि आप ट्रैक्स के थ्रू पहचान करवा सकते हो कि सिर्फ बीटा है या बीटा के अलावा और भी पार्टिकल्स.
दूसरा तरीका आपके पास है पेनिट्रेशन पावर वाला। पेनिट्रेशन पावर को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। पेनिट्रेशन पावर का क्राइटेरिया ये है कि आपको पता है बीटा पार्टिकल्स आर स्टॉप्ड बाय 1 to 2 सेंटीमीटर थिक ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक ना, 1 से 2 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम ब्लॉक से बीटा रुक जाती है। तो आप सजेशन के तौर पे ये बता सकते हैं कि भाई आपके पास जो रेडियो एक्टिव सैंपल है आप उसको जीएम ट्यूब के सामने प्लेस कीजिए। दैट्स योर काउंट मीटर, दैट्स योर जीएम ट्यूब। ठीक है, सैंपल प्लेस करने से पहले एक रीडिंग ले लीजिए और सैंपल प्लेस करके रीडिंग लीजिए। सैंपल प्लेस करने से पहले जब रीड करोगे वो आपका बैकग्राउंड होगा और उसके बाद जब रीड करोगे वो सैंपल प्लस बैकग्राउंड। तो आपको पता है कि अगर आपने रेडिएशंस को ब्लॉक कर दिया तो ये रीडिंग ड्रॉप होके सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशंस पे आ जाएगी, जीरो नहीं होगी। से काउंट मीटर की रीडिंग जीरो नहीं होती, वो बैकग्राउंड रेडिएशन मेजर करता रहता है। तो अभी सैंपल है तो सैंपल बैकग्राउंड मिल के आ रहे होंगे, और अगर कोई बैरियर लगा दिया आपने, कोई फिल्टर लगा दिया तो सैंपल की रेडिएशन रुक जाएंगी, बैकग्राउंड रेडिएशन अभी भी आपका ये जीएम ट्यूब डिटेक्ट कर ही लेगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि वेदर इट इमिट्स ओनली बीटा पार्टिकल्स। तो आप क्या करेंगे, यू कैन प्लेस एन एल्यूमिनियम ब्लॉक डायरेक्टली ना अराउंड 2 सेंटीमीटर थिक, ताकि किसी भी किस्म का बीटा पार्टिकल रुक जाए। अगर एल्यूमिनियम ब्लॉक रखने पे आपके जीएम ट्यूब की रीडिंग ड्रॉप होके बैकग्राउंड की इक्वल हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें प्रोबेबली बीटा पार्टिकल्स तो है ही है। लेकिन इस बात को फिल्टर करने के लिए कि कहीं अल्फा ना एमिट हो रहा हो, आप इससे पहले एक शीट ऑफ पेपर रख के भी देखेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ब्लॉक तो अल्फा को भी रोक देगा ना, जब बीटा पास नहीं हो सकता तो अल्फा कहां से हो। तो आप एक बार शीट ऑफ पेपर रख के देखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो ड्रॉप इन द रीडिंग। और जैसे आप एल्यूमिनियम ब्लॉक रखेंगे देयर शुड बी अ शार्प ड्रॉप इन द रीडिंग एंड इट शुड ड्रॉप ऑल द वे बैक टू बैकग्राउंड। दिस विल प्रूव कि भाई अल्फा एमिट नहीं हो रहा था और सिर्फ उसे बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे। तो इसको मैं वर्डिंग्स में लिखता हूँ और डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए भी जजमेंट करना आसान हो। We have the sample. We've got this GM tube. Connected to a count meter. ठीक है, एक बार आप शीट ऑफ पेपर रखिएगा और एक बार आप रखेंगे एल्यूमिनियम का 2 सेंटीमीटर थिक ब्लॉक। और आप इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। नहीं बेटा, एल्यूमिनियम ब्लॉक यूज कर रहा हूं मैं, इसको 2 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट या एल्यूमिनियम ब्लॉक बोला जाता था। लेड ब्लॉक 4 सेंटीमीटर थिक होना जरूरी होता था।
वो गैमा रेडिएशन को रोकता है। असल में बेटा हम अगर ये देख रहे हैं ना कि एल्युमिनियम ब्लॉक रखते ही रीडिंग्स जो ड्रॉप होके बैकग्राउंड पे आ गई हैं, तो इसका मतलब गैमा इमिट ही नहीं हो रहा था। उस चीज से हमें खुद ही क्लियर हो गया कि भाई हमें गैमा की इमिशन को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी रीडिंग ड्रॉप होके बैकग्राउंड रेडिएशन को अचीव नहीं करती, मतलब एल्युमिनियम ब्लॉक रखने पे मैं कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर रीडिंग नहीं हुई, तो फिर मुझे है कि हाँ भाई गैमा रेडिएशन आल्सो प्रोड्यूस्ड। लेकिन if the readings drop to gamma, so it's clear कि भाई ठीक है, they are if readings drop to the background, this means gamma is not produced. ठीक है भाई, एक दफा पेपर रख के देखिए और उसके बाद एल्युमिनियम का ब्लॉक रख के देखिए। पेपर के केस में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगा आपको। एल्युमिनियम ब्लॉक रखते ही आपकी तमाम रीडिंग जो है वो डायरेक्टली ड्रॉप होकर बैकग्राउंड पे आ जाएगी, जिस बात का प्रूफ होगा कि द ओनली रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम योर सोर्स वाज एक्चुअली बीटा रेडिएशंस। नहीं, डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर could have been used as well। मैंने तो ये वाला लिख के दिखा दिया क्योंकि डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर का डिस्कशन हम नोट्स में कर चुके हैं ना। तो ये अब इसलिए कर लिया मैंने ताकि इसका हमें फायदा हो जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो ताकि मैं क्लियर कर दूं। ठीक है भाई, अगर इसमें कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मैं एक अगला सवाल लगाता हूँ, उस सवाल को ट्राई कर ले। मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा खुद ट्राई करके देखें। उसमें शुरुआत में तो ये पूछा गया कि भाई दिस आइसोटोप ऑफ फास्फोरस हैज अ रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ ऑफ 14.3 days। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ। आप हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हो, इट्स टाइम टेकन फॉर द रेडियोएक्टिव सैंपल
time taken for the radioactive sample to decrease its activity to half of its initial value. Oh, sorry, my bad. ये मैंने गलती से लिख दिया. ये एल्यूमिनियम है. ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है. अब इसका पार्ट 2 ट्राई करो. हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है. देखो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसे. मेरे बच्चे, अब दोनों सब दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं. आप एक्टिविटी का वर्ड भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स भी बोल सकते हो, और काउंट रेट भी बोल सकते हो. हाफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए एक्टिविटी का वर्ड, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, या काउंट रेट, तीनों वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. क्योंकि एक्टिविटी का मतलब भी यही होता है, रेट ऑफ एमिशन, हाउ मेनी रेडिएशंस आर कमिंग आउट ऑफ सैंपल पर यूनिट टाइम. अच्छा, एक आंसर आया मेरे पास अभी तक अब्दुल वासे का. अच्छा, वलीद का भी है. चलो देखते हैं. वो कहता है, solution containing such phosphorus atoms is used in medical procedure. When it is prepared, the solution has an activity of 1400 counts per second. Solution cannot be used when its activity falls below 350. Calculate the maximum time between preparing and using the solution. तो देखो भाई, हर 1400 एक बार हाफ होने के बाद दिस विल बी 700, और एक और बार हाफ होने के बाद दिस विल बी 350. दिस मींस 2 हाफ लाइव्स के बाद यू कैन नॉट यूज इट.
2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद you cannot use it. 1 half life is 14.3 days ना, एक हाफ लाइफ 14.3 days है, तो 2 half lives will be 28.6 days. After 28.6 days you cannot use that sample क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी। बिल्कुल, शाबाश। इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, वो ग्राफ का था, वो भी अच्छा सवाल था। मेरे बच्चे जो एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में दी हुई थी ना एग्जामिनर ने भी, तो आप भी कोशिश करो कि डेसिमल में रखो उसको। राउंड ऑफ करके कर सकते हो 2SF में, उसमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन इट्स बेटर टू स्टे। इस क्वेश्चन में कहते हैं फिगर 11.1 shows the proton number and the nucleon number of the nuclei of 5 neutral atoms. State the two atoms in figure 11.1 that are different isotopes of the same element. अब देखो ये easy है, part 1 2 3 है pretty easy। मैं चाहूंगा आप लोग मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या होना चाहिए। Different isotopes of the same element, कौन से atoms होंगे? बिल्कुल भाई, 3 and 4, good good good, शाबाश। Atom 3 and 4 then contain the same number of neutrons. नहीं नहीं बेटा, नहीं, नॉट 1 and 2, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोला जा रहा है, तो वो डिफरेंस से पता चलेगा ना। इट्स न्यूट्रल एटम 3 एंड न्यूट्रल एटम 5, दोनों के अंदर यू गेट द सेम 20 कह लोगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, 20 न्यूट्रॉन्स है दोनों के अंदर, एटम 3 and 5। फिर कहते हैं कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में वही होगा भाई जिसका प्रोटॉन नंबर सेम ना, 3 and 4। ठीक है, उसके बाद कहता है न्यूक्लियस ऑफ एटम 1 इज रेडियो एक्टिव एंड व्हेन इट डिकेज इट इमिट्स अ बीटा पार्टिकल। State for the nucleus produced by this decay, the proton number and the nucleon number. Atom 1 में से बीटा पार्टिकल इमिट हुआ। We all remember बीटा पार्टिकल्स जब भी इमिट होते हैं प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है। The neutral atom 1 had a proton number of 16. It will now have a proton number of 17. लेकिन मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर चेंज नहीं होता, तो उसका मास नंबर यानी न्यूक्लियन नंबर वाज 35, अभी भी it will stay 35। अब आता है आपके पास ग्राफ, जिसकी वजह से मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। कहते हैं a sample contains a large number of radioactive nuclei that emits beta particles. The sample is placed near the radiation detector in a lab and the count rate is recorded over a long period of time. Figure 11.2 shows the count rate recorded by the detector during this period. You can see count rate 50 के आसपास शुरू हुआ है, 49 से शुरू हुआ है जनरली, और वहां से वो कम होते 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 आफ्टर 700 डेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके एंड हो जाता है। उसके बाद ग्राफ नीचे जाना खत्म हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल। कहते हैं सजेस्ट टू मेजर सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस में आपके पास वी हैव द रॉक्स एंड मिनरल्स, so we have cosmic radiations। नहीं, इसके अलावा दो और थे, आप कोई से भी चार में से कोई दो लिख सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट।
ये पार्ट है जिसकी वजह से इसको खास पिक किया। यूजिंग फिगर 11.2 डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द बैकग्राउंड काउंटेड इन योर लैब। लैब में बैकग्राउंड काउंटेड था, आप फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए बैकग्राउंड काउंटेड्स आर ऑलवेज देयर, सही, इवन व्हेन द रेडिएशंस गो डाउन, मतलब सैंपल की रेडिएशंस गो डाउन टू जीरो, द बैकग्राउंड काउंटेड इज ऑलवेज देयर। अब आप देख सकते हो योर ग्राफ नेवर वेंट बिलो दिस लाइन। So this was the last reading on your instrument 22. This was the last reading. उसके बाद बोलता है डिटरमिन द काउंट रेट ड्यू टू द सैंपल ऑन इट्स ओन। सैंपल की अपनी रेडिएशन बताओ। अब देखो व्हेन टाइम वाज जीरो, आपके ग्राफ पे रीडिंग मैंने शो की थी 49 आ रही थी, मतलब ग्राफ 49 को मैच कर रहा था। उस 49 में से 22 तो आपका बैकग्राउंड है, उस 49 में से 22 तो आपका बैकग्राउंड है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 27। 27 आपका सैंपल का काउंट रेट। फिर कहता है एस्टिमेट द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स इन द सैंपल। ठीक, सैंपल में रेडियोएक्टिव एटम्स की हाफ लाइफ कितनी है, फाइंड आउट कीजिए। अब हाफ लाइफ में आपको पता है कि भाई जो सैंपल की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होकर आधी हो जाती है, टोटल नहीं, सैंपल की एक्टिविटी। क्योंकि मैंने कहा था बैकग्राउंड रेडिएशंस का जो काउंट रेट है वो हाफ नहीं हो रहा होता, वो अप्रोक्सीमेटली स्टेगनेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। दे आर डिफरेंट बेटा हमजा। तो हमने क्या किया, 27 को हाफ किया। जब 27 को हाफ किया ये देखने के लिए कि भाई जब इसकी एक्टिविटी हाफ होगी तो कितनी हो चुकी होगी, तो पता ही चला कि भाई ये हो जाएगी 13.5। पर ग्राफ में मेरे बच्चे आप 13.5 पे रीड नहीं करोगे, आपको टाइम चाहिए ना कि भाई कितनी देर बाद आपकी एक्टिविटी हाफ हुई है। तो आपके पास एक्टिविटी तो हो गई है 13.5, बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस 13.5 क्योंकि योर ग्राफ इज फॉर द डिटेक्टेड रेडिएशंस, उसमें सैंपल के साथ साथ बैकग्राउंड भी रीड हो रहा है। तो आप अपने ग्राफ से जिसको रीड करोगे उसमें 13.5 और 22 मिला के जो वैल्यू है वो रीड करो, which is 35.5। आप इसको रीड करो ग्राफ से, क्योंकि वही मसला है ना कि भाई योर ग्राफ इज नॉट ऑफ द सैंपल, जो ग्राफ इज फॉर द डिटेक्टेड रेडिएशन, उसमें सैंपल भी है, उसमें बैकग्राउंड भी इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है। क्योंकि देखो ना 13.5 रीड करने जाते हैं तो 13.5 पे तो ग्राफ ही नहीं होता, कहां से रीड करते भाई। इसीलिए दिस काउंट रेट इट्स एक्चुअली recorded by your detector, see it's actually of the sample and the background, क्योंकि what detector reads is all the radiations coming at it, फिर वो सैंपल से आ रही हो या बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे 35.5 आप देखेंगे, 35.5 is over here, और यहाँ से आपका ग्राफ आएगा नीचे, ग्राफ बोलो लाइन आएगी नीचे देखने के लिए कि भाई where is, तो when the readings drop to 35.5 इसका मतलब एक हाफ हो चुका है मामला। You can see ये आ रहे हैं 85 days, it's between 80 and 90, so it's around 85 days। तो आप हाफ लाइफ कह सकते हैं कि भाई हाफ लाइफ इज गोना बी 85 डेज।
क्या बात है अब्दुल वासिफ, लेवल हो गया आपका है। ये सवाल इतनी आसानी से लोगों को क्लियर नहीं होता, इट टेक्स टाइम, लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम में समझ में आया देन वेल एंड गुड। अगर इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट वगैरह है, कोई बात पूछनी है, पार्ट 3 को ही दोबारा पूछना है तो वो पूछ ले, मैं दोबारा समझा दूंगा। मेरे बच्चे हाफ लाइफ असल में होती सिर्फ सैंपल की है, लेकिन मसला ये है जो आपका डिटेक्टर है ना, वो सिर्फ सैंपल को रीड नहीं करता है, वो सैंपल और बैकग्राउंड मिला के रीड करता है हमेशा। तो ग्राफ जो हमें गिवन किया गया था वो सैंपल का नहीं था खाली, वो ग्राफ था सैंपल प्लस द बैकग्राउंड। तो मुझे हाफ लाइफ करने के लिए तो लाजमी बात है पहले सैंपल की रेडिएशन निकालनी पड़ी, मैंने उसको हाफ भी किया, लेकिन मैं ग्राफ पे जो रीड करूंगा वो सैंपल और बैकग्राउंड मिला के रीड करूंगा, इसलिए मुझे उसको ऐड करना पड़ा। और फिर मुझे पता चला कि मेरे पर्टिकुलर सैंपल की हाफ लाइफ कितनी रही होगी। मतलब ये समझ लो डिटेक्टर की रीडिंग में एक बैकग्राउंड वैल्यू हमेशा ऐड होती है, वो हमेशा बैकग्राउंड मिला के आपको मिल रही होती है। अब वो कहता है स्टूडेंट सजेस्ट अ चेंज टू द एक्सपेरिमेंट, ही सजेस्ट कंप्लीटली इनकेसिंग द रेडिएशन डिटेक्टर इनलेट बिफोर द सैंपल दैट emits beta particle is placed near to it. The effect on the counter rate of background radiation may be ignored. ये एक सजेशन है कि रेडिएशन डिटेक्टर को रेड के ब्लॉक में बंद करके रख दो ताकि बैकग्राउंड रेडिएशन को इग्नोर किया जा सके, क्योंकि उसके जहन में ये था ना कि भाई लेड में से तो कोई भी रेडिएशन पास नहीं होती, तो बैकग्राउंड ही पास नहीं होगी। पर पार्ट 1 ने पूछते हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन the effect on the background counter recorded by the detector of completely encasing the radiation detector inlet. अब लिखोगे भाई the background counter will not be detected, इसमें कोई शक नहीं। background counter on detector becomes 0 as no radioactive radiation can go past a lead block. फिर वो कहता है स्टडी एंड एक्सप्लेन whether the student suggested is a sensible one. अरे भाई बिल्कुल सेंसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो जो सैंपल की रेडिएशन है वो भी नहीं पहुंच पाएगी आपकी जीएमडीओपी तक ना, डिटेक्टर तक वो भी नहीं पहुंचेगी। तो आप लिखोगे भाई इट्स नॉट सेंसिबल as not even the sample's radiation will now be able to reach the detector. बैकग्राउंड तो फिल्टर किया ही किया उसने, तमाम रेडिएशन फिल्टर कर दी, डिटेक्टर को बंद कर दिया लाइट ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास कुछ इसके रेडियो एक्टिविटी वगैरह के आपको मिल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि इनके क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ दैट। इससे हमारा रेडियो एक्टिविटी का मामला भी आज एंड होता है, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स का। क्वेश्चंस मोर और लेस एक ही तरीके के होते हैं, नॉट मच ऑफ अ बिग डील। हाँ, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो इंडिविजुअली तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेरी को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। हाँ, I'll send these questions, but don't worry. I'll add this to the group, to the PDF and upload it in the group. ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने किए अभी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना,
बाकी तो ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर भी सकते हो, उसमें आपको इतना मसला होगा नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, ख्याल रखना आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज। And those who have their midst today, best of luck.